अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। टेक्स्ट बुक है ना, जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है ना, ओल्ड टेक्स्ट बुक में उधर पे वर्ड है डिबेंचर, ना उधर डिबेंचर वर्ड है, वो कैंसिल करके डिविडेंड लिख देना। ओके, सो कंपनी हैज टू क्रिएट डीआरआर। पेमेंट करने के लिए, डिबेंचर का पेमेंट करने के लिए कौन सा अकाउंट? डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दिस मनी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये वापस से लाइन आने वाला है लास्ट के लेक्चर में। दिस मनी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब कुछ बोलेंगे सर, अगर रिडेम्पशन पेमेंट करने के बाद में भी बच गया पैसा तो भी बच गया पैसा तो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर। कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हो जाएगा। डिबेंचर रिडेम्पशन करने के बाद पैसा बच गया तो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। As per company share capital and debenture amendment rule 2019, MCA, that is Ministry of Corporate Affairs, has removed debenture redemption reserve requirement for, देखो किसको किसको जरूरत नहीं है, listed company, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन लोग के लिए DRR नॉट रिक्वायर्ड। इन लोग के लिए DRR नॉट रिक्वायर्ड। इन लोग के लिए DRR नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अनदर कंपनी से अनलिस्टेड कंपनी है, उनको DRR की जरूरत है, DRR कंपलसरी है। सर कितना परसेंट क्या है आज के लेक्चर के लास्ट में देखेंगे, बट यहां तक देख लो। क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो 3 पॉइंट है। पहला, सेपरेट अकाउंट फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट which is created out of profit of the company available for payment of dividend. Second, money can be used only for payment of redemption of debenture. And third, किसके किसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं है? लिस्टेड कंपनी, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये तीनों को जरूरत नहीं है। आगे, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ये ऑलरेडी पढ़ लिया है। 500 से ज्यादा लोग होंगे तो डिबेंचर ट्रस्टी कंपलसरी अपॉइंट करने का। इफ द कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस और इनवाइट्स मोर देन 500 पीपल either to public or its member, company has to appoint one or more debenture trustees. 500 peoples. Debenture trustees protect the interest of debenture holder. आगे देखो पॉइंट, लेक्चर के स्टार्टिंग में तुम लोग ने बताया था, लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। Company has to appoint trustee by entering into contract with them debenture trust deed. अब डिबेंचर ट्रस्ट डीड काय के लिए होता है तो तुमको पता है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर क्या क्या होता है? तो टर्म्स एंड कंडीशन होता है, चार्जेस ऑन असेट्स होते हैं, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी होता है, पावर एंड ड्यूटीज ऑन डिबेंचर ट्रस्टीज होता है, फिर राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने सारे पॉइंट होते हैं। ओके, तो 500 पीपल, 500 पीपल से ज्यादा तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड होना चाहिए। डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड डिबेंचर ट्रस्ट डीड। आगे, डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच NCLT। देखो NCLT का फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT का फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नाउ डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच टू NCLT। क्यों? रीजन क्या है? तो ये रीजन है, डिबेंचर ट्रस्टी हैव टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस। ये रिड्रेस का मीनिंग क्या होता है? रिड्रेस का मीनिंग होता है कंपेंसेशन, रेमेडी। तो उसको कंपेंसेशन बोलेंगे या तो रेमेडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपेंसेशन और रेमेडी। एंड ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है? कंप्लेंट। अब देखो डिबेंचर ट्रस्टी है एंड डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर अपनी कंप्लेंट लेके किसके पास जाएगा? तो डिबेंचर ट्रस्टी के पास जाएगा। एंड डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या है? सेटलमेंट करने का, कंपेंसेशन देने का। बट डिबेंचर ट्रस्टी इज नॉट अ जुडिशरी बॉडी जो डिसीजन दे सकता है। तो किसके पास जाता है? NCLT के पास जाता है, ट्रिब्यूनल के पास जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाता है। ओके, NCLT के पास जाएगा। चलो, तो इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स इन द repaying the principal amount on maturity or default in paying interest thereon, the debenture trustee can approach the national company law tribunal. Okay, ट्रस्टी को सैलरी कौन देता है? ट्रस्टी को सैलरी वगैरह नहीं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड होते हैं बेटा। ट्रस्टी सैलरी पे काम नहीं करता है, ट्रस्टी कमीशन पे काम करेगा। ओके, चलो आगे।
NCLT can direct a defaulting company to repay the principal amount to the interest. चलो यहाँ पे ध्यान दो, डिबेंचर ट्रस्टी किसके पास गया? एनसीएलटी. एनसीएलटी चुप नहीं बैठेगा. एनसीएलटी क्या बोलेगा? कंपनी को, चले चल पेमेंट कर. किसको पेमेंट कर? डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर. तो ये उसका पावर है. आगे, impose restrictions. Why impose restrictions? चलो यहाँ पे ध्यान दो. When the debenture trustee of the opinion that assets of the company are insufficient or likely to become insufficient to redeem principal amount of debenture, it may approach NCLT. चलो यहाँ पे ध्यान दो. अभी जब है ना डिबेंचर ट्रस्ट है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनता है, जब चार्ज ऑन असेट होता है, तो चार्ज ऑन असेट जैसा फॉर एग्जांपल डिबेंचर का अमाउंट 9 लाख है, इंटरेस्ट का अमाउंट 1 लाख है. इंटरेस्ट का अमाउंट 1 लाख है, टोटल कितना हो गया? 10 लाख. अब जब चार्ज ऑन असेट क्रिएट होगा तो कितने में क्रिएट होगा? जब चार्ज ऑन असेट क्रिएट करने का है तो कितने पे क्रिएट होगा? चार्ज ऑन असेट कितने पे क्रिएट करेंगे? $10 लाख पे करेंगे. अरे बाकी लोग, तुम लोग क्या रही तो तमाशा देखने को बैठे क्या रे? आज दिमाग की तुम लोग हटाओ मत. मजाक मजाक में लेता है, मतलब मजाक मजाक में क्या आंसर वगैरह नहीं देने का तुम लोग? क्या हर बार भड़कने का? 10 लाख का. अब कंपनी के पास असेट भी 10 लाख का है. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिबेंचर 10 लाख का, असेट भी 10 लाख का. मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं. अब कंपनी ने और लाइबिलिटी ले लिया. अगर कंपनी और लाइबिलिटी ले ली है 5 लाख की, 5 लाख की लाइबिलिटी लेने जा रही है कंपनी. कितने की? 5 लाख की लाइबिलिटी. तो बट ऑब्वियस असेट पे भी डिफरेंस आएगा. बट ऑब्वियस असेट के ऊपर भी प्रेशर आएगा. कल जाके उन लोग भी बोलेंगे असेट में से मेरे को क्या कर, पैसा दे. बराबर है कि नहीं? कल जाके उन लोग बोलेंगे अगर कंपनी बंद पड़ेगा तो असेट में से हमको पैसा चाहिए. उन लोग भी डिमांड करेंगे. तो जो डिबेंचर होल्डर है, जो ऑलरेडी ट्रस्ट डीड वाले, उनका राइट अफेक्ट हो रहा है कि नहीं? हेलो, उनका राइट अफेक्ट हो रहा है कि नहीं? बराबर है. वो उनके लिए तो नुकसान है, क्योंकि बाकी लोग भी आके डिमांड करेंगे उसके अंदर. तो अभी ये केस में डिबेंचर ट्रस्टी क्या करता है? डिबेंचर ट्रस्टी चेक करता है, अरे 5 लाख का अगर और लाइबिलिटी ले लिया तो हमारे डिबेंचर होल्डर के साथ में क्या हो जाएगा? धोखा हो जाएगा. उनके राइट्स खतरे में है. तो अब क्या करने का? अब डिबेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी के पास जाएगा और एनसीएलटी बोलेगा कि 5 लाख का लाइबिलिटी तू नहीं ले सकता. 5 लाख का लाइबिलिटी नहीं ले सकता. ये लाइबिलिटी तूने लिया तो डिबेंचर होल्डर का क्या हो जाएगा? नुकसान हो सकता है, फ्यूचर में नुकसान हो सकता है. तो यहाँ पे एनसीएलटी कैन ऑर्डर अ कंपनी टू रेस्ट्रिक्ट incurring further liability so as to protect the interest of debenture holder. ये पॉइंट समझा? हेलो, पॉइंट समझ में आया? कैसे इंपोज किया, कैसा रेस्ट्रिक्शन डाला उधर पे? ओके. इसके पहले में क्या था? तो इसके पहले के पॉइंट के अंदर देखो यहाँ पे, इसके पहले के पॉइंट में पेमेंट नहीं कर रहा था तो ऑर्डर दिया, डायरेक्ट ये किया, बोला कि भाई पेमेंट करो करके. और इधर पे क्या था? लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसकी वजह से लॉस नहीं हो, इसके लिए एक्स्ट्रा लाइबिलिटी इनकर करने के लिए रोक दिया. नेक्स्ट आता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन और कंपनीज है. कॉन्ट्रावेंशन बोला मतलब वायलेशन. कॉन्ट्रावेंशन बोला मतलब वायलेशन, मतलब तुमने एक्ट फॉलो नहीं किया. अब तुमने एक्ट फॉलो नहीं किया मतलब गलती की है. गलती की है तो सजा तो मिलेगी. बराबर है. धोखा दिया है मतलब सजा तो मिलने वाली है. धोखा दिया है मतलब सजा तो मिलने वाली है. तो सर इधर सजा क्या है? तो देखो बीच बीच में अगर आप दिखता रहेगा तो और है, और है. चलो, सबसे पहला, if the company fails to comply with any provision of the act, then company and its officer shall be liable to pay fine. हाँ, पहला फाइन. और इम्प्रिजनमेंट. अब इम्प्रिजनमेंट किसको कहता? बट ऑब्वियस ऑफिसर्स को होगा, कंपनी को तो हो नहीं सकता, बिकॉज कंपनी का डेफिनेशन में लिखा है
लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंपनी कैन नॉट, कंपनी शादी नहीं कर सकता, कसम नहीं खा सकता, कंपनी जेल नहीं जा सकता, ओके, imprisonment officer or both. It depends upon the nature. कितना ज्यादा बड़ा तुम्हारा गुनाह है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या तो ओनली फाइन, या तो ओनली इम्प्रिजनमेंट, और बोथ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. इट इज प्रिस्क्राइब इन दैट, एज पर दैट, जो एक्ट में बोला रहेगा. यूजुअली सेक्शन नंबर 447 है ना, बहुत है ना, बहुत 447 कंपनीज एक्ट का ना इधर एप्लीकेबल होता है. वहीं पे सब दुनिया भर के कॉन्ट्रावेंशंस दिए हुए हैं. ओके, चलो, ये तो हम लोग ने कंप्लीट किया एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013. अब आगे जाते हैं कंपनीज रूल 2018, सॉरी, रूल 18 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014. अब इसका डिस्कशन करेंगे. 3 पॉइंट एकदम सिंपल है, 3 पॉइंट एकदम सिंपल है. चौथे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, एग्जाम में आएगा नहीं, खाली समझाने के लिए तुमको बता देता था क्या है वो, तो तुम लोग बार बार पूछेंगे सर वो समझा नहीं करके. चलो, सबसे पहला टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर. टेन्योर बोला मतलब लाइफ पीरियड, और ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है. जैसा तुम्हारे सामने एक चार्ट भी प्रिपेयर किया है मैंने, एक चार्ट भी है. कंपल्सरी रिडम्पशन 10 ईयर में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम लाइफ 10 ईयर. डिबेंचर की मैक्सिमम लाइफ 10 ईयर, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 ईयर इन केस ऑफ कंपनी एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. कंपनी इन्वॉल्व इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, परमिशन बाय एमसीए, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई. ये तीनों में से किसी का परमिशन होगा तभी 30 इयर्स तक मैक्सिमम हो सकता है, बट नॉट मोर देन 30 इयर्स, नॉट मोर देन 30 इयर्स. इट इज कंपल्सरी रिडीमेबल, कंपल्सरी रिडीम करने का. सो ऑल सिक्योर डिबेंचर should be redeemed within 10 years, within 10 years from the date of issue, from the date of the issue. आगे, only certain companies like company engaged in infrastructure project or companies permitted by the Ministry of Corporate Affairs, central government or RBI can issue debenture beyond a period of 10 years but not exceeding 30 years. मतलब in normal case 10 years, in normal case 10 years, but it can be extended up 30 years only for those companies which are engaged in infrastructure project, but permission by Ministry of Corporate Affairs, MCA, corporate government, central government and RBI. इसमें से किसका एक परमिशन रहेगा तो 30 इयर्स तक, बट नॉट मोर देन 30 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स. अगर तुमको किसी ने क्वेश्चन पूछा सिक्योर डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा या 30 आएगा? व्हाट विल बी योर आंसर, 10 और 30? यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड. 10 इयर्स आना चाहिए. स्पेशल केस में 30 ईयर है, अदरवाइज आंसर वुड बी 10 इयर्स. वेरी गुड, परफेक्ट है. आगे, क्रिएट चार्ज ऑन असेट. ये तो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा, चार्ज ऑन असेट. देखो इधर पे कंपनी का फिक्स एसेट है, चार्ज क्रिएट करके रखा है, भाग रहे उन लोग क्या बोलते हैं, पैसा नहीं दिया तो लेके भाग जाएगा सब तेरा. चलो, कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी. थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया कि कंपनी होल्डिंग रहने दो, सब्सिडियरी रहने दो, कुछ भी होने दो, चार्ज ऑन असेट होल्डिंग पे भी आ सकता है, सब्सिडियरी पे भी आ सकता है. द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी एडुकेट टू कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इशूड एंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन इट. देखो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, 9 + 1, 9 लाख का डिबेंचर, 1 लाख का इंटरेस्ट, टोटल कितना हो गया, 10 लाख हो गया. तो पूरा 10 लाख का चार्ज ऑन असेट आएगा. ओके, तो वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होना चाहिए, कवर एंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड एंड इंटरेस्ट टू बी पेड. बट इधर पे ना एक कंडीशन है, चार्ज ऑन असेट तो आ गया, बट एक कंडीशन है. कंडीशन किसके लिए पता है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए. कंडीशन गवर्नमेंट कंपनी के लिए. क्या कंडीशन है गवर्नमेंट कंपनी के लिए? If a government company issues secure debenture which has a central and state government's guarantee, then it did not be create any charge on its asset. ध्यान देना बच्चों, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, किसने, गवर्नमेंट कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, कोई गवर्नमेंट कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, ध्यान देना, और पेमेंट करने का गारंटी स्टेट एंड सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट ने दिया है,
तो वहां पे कोई भी चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट फॉर अदर कंपनीज अगर सिक्योर डिबेंचर है तो चार्ज कंपलसरी है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट याद रहेगा। हेलो, नॉर्मल कंपनीज में चार्ज कंपलसरी है, बट गवर्नमेंट कंपनी में अगर गवर्नमेंट का गारंटी है तो नो नीड टू क्रिएट एनी चार्जेस, नो नीड टू क्रिएट एनी चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। वापस से वही पॉइंट आ गया। चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। Before issuing prospectus or offer letter, the company has to appoint a debenture trustee. Company has to execute a debenture trust deed. अभी ना ओल्ड टेक्स्ट बुक में इसके आगे ऑनलाइन लिखा हुआ है, पढ़ाई इसको के कट लिए कर देना। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट इसके आगे तैयारी का ऑनलाइन साथी। लिखा हुआ है, इसको कट कर देना। The deed contains the terms and condition. Deed contains terms and conditions agreed upon by the company and trustee and clearly state the role of debenture trustee. ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा। कभी अपॉइंट करने का? बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और कंपनी ऑल्सो हैज टू एग्जीक्यूट डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड के अंदर क्या क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। आज के लेक्चर का सबसे मेन पार्ट ये है, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। एक मिनट, देखो, जितना समझा समझ लेने का, नहीं समझा रट्टा मार के छोड़ देने का, ज्यादा दिमाग पे लेने का नहीं, इसको ज्यादा दिमाग पे लेने का नहीं। अभी तुमको एक काम नहीं आने वाला। तुम जब ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में आओगे ना, तब इसका कैलकुलेशन आएगा। अभी कोई भी कैलकुलेशन नहीं है तुम लोग के लिए, खाली तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तुम बोलेंगे सर ये समझा नहीं पॉइंट क्या है। चलो, कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया, एम आई राइट? ये पॉइंट ऑलरेडी पढ़ के हो गया ना अपना। कंपनीज एक्ट का प्रोविजन था, वो टाइम पे पढ़ के हो गया था ना अपना ये पॉइंट। मैंने तुमको बोला था ये डिविडेंड की जगह, यहाँ पे अगर तुम लोग को ऐसा डिविडेंड की जगह पे डिबेंचर वर्ड आएगा, कट करके उधर डिविडेंड लिख देना। ओके, तो सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। चलो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। कंपनी हैज टू मेंटेन at least 25% of the value of outstanding debenture in the debenture redemption reserve account. चलो, at least 25%. Sir, it can be more than 25? Yes. Remember, ध्यान से सुन लो, ये जो 25% DRR का अमाउंट है, ये अमाउंट एज पर सेबी है, एज पर सेबी है एंड कंपनीज रूल 2014 के लिए, जो हमारे बुक ने फॉलो किया। अभी बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आपके एसपी के कोई टीचर्स ने या आपके कॉलेज में कोई वेल अपडेट नॉलेज रखने वाले टीचर्स होंगे आपके, अगर उन्होंने बोला इट वुड बी 10%, टेक्स्ट बुक में 25 ही है, टेक्स्ट बुक में 25 ही है, बट अगर तुम्हारे कोई टीचर्स ने इसको 10% बोला तो वो करेक्ट है एज पर न्यू लॉ, सॉरी एज पर न्यू रूल, वो करेक्ट है। बट टेक्स्ट बुक में 25% है। सर आपने इधर 10% क्यों बोला? बिकॉज 10% इसके लिए बोला कि आपके टीचर्स ने अगर कभी 10% पढ़ा दिया तो आप ये दिमाग में मत रखना कि विकास सर ने गलत पढ़ाया या टीचर ने गलत पढ़ाया, दोनों ने सही पढ़ाया। मैंने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली पढ़ाया, नहीं नहीं, अभी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने टेक्स्ट बुक में जो दिया वही लिखने का है। जमीन, ये जमीन, समझा क्या? टेक्स्ट बुक में चेंज करने की जरूरत नहीं है, न्यू टेक्स्ट बुक में भी 25% ही है।
न्यू टेक्स्ट बुक में भी 25% ही है। जब तक टेक्स्ट बुक बोलता है 25%, हम 25% ही कंसीडर करेंगे, हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी ने बोला कि 10% कॉलेज में पढ़ाया तो टीचर ने अपडेटेड नॉलेज दिया है, वो 2019 के हिसाब से पढ़ाया उसने, जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से, ओके। बट टेक्स्ट बुक में 25% ही है, तो हमको 25% ही लेने का। 25% ऑफ द डिबेंचर वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट। चलो इसका पहला ये टर्म क्लियर करता हूँ। चलो मेरे पास एग्जाम्पल है, डिबेंचर इशूड फॉर ₹10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2014। चलो यहाँ पे ध्यान दो, 1 अप्रैल 2014 को इशू किया है 10 लाख का। और आगे क्या बोला, डिबेंचर रिडीम आफ्टर 5 years एज फॉलोज, 5 साल के बाद रिडीम करने का है। अगर मैंने इसका 5 साल काउंट करने को स्टार्ट किया ना, तो ये कुछ 31 मार्च 2019 को आता है। 31 मार्च 2019 को आता है। ये 5 साल हो गए। तो ये 5 साल में मेरे को 25% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर, 25% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर। चलो कितने का वैल्यू था, 10 लाख का। 10 लाख का 25% कितना हो गया, 2,50,000। मतलब मेरे को 2,50,000 का क्या जमा करना पड़ेगा, DRR। देखो ये लाइन देखो, ये सेकेंड वाला देखो, एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन द डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट। ये 25% समझ में आया क्या? हेलो, ये 25% समझ में आया क्या? ये 25% निकाला अलग से, समझ में आया? प्रॉफिट का अलग से पार्ट निकाल के साइड में रख दिया। चलो ठीक है, यही मेन है आज के लेक्चर का, यही मेन पॉइंट है। चलो ये निकाल के रख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मैंने प्रॉफिट का रिजर्व निकाल के रखा, पैसा तो अपने हाथ में नहीं है। 2,50,000 है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट का सम पार्ट निकाल के रख दिया। गवर्नमेंट क्या बोलती है, आगे का टिपिकल पॉइंट है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक्ट क्या बोलता है, कंपनी हैज टू इन्वेस्ट अ डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर सम नॉट लेस देन 50%, मतलब मिनिमम 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending on 31st March of next year। चलो आई नो वेरी वेल, पूरा बाउंसर गया तुम लोग को, जैसा कल इंग्लैंड के बॉलर बुमराह जैसा बाउंसर मार रहा था जेम्स एंडरसन को, वैसे तुमको सब बाउंसर्स गए। ठीक है, डोंट वरी, अभी बाउंसर्स को मैं ना तुम लोग को प्ले कर खेल सको वैसा तुम लोग को बताता हूँ मैं। चलो यहाँ पे जाना सर, अभी इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट कहां से आ गया, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, सपोज 31 मार्च 2020 को तो 2 लाख रुपीस का क्या करने वाला, रिडम्पशन करने वाला। आगे मैं वापस पढ़ूंगा, रिडम्पशन करने वाला। तो ये 2 लाख का जो 15% है ना, 15%, 2 लाख का 15% कितना आ गया, 30,000 आ गया। 30,000 ही होगा ना, हाँ 30,000 हो गए। ये 30,000 तू क्या कर, किधर इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट कर। सर इन्वेस्ट करने को क्यों? अच्छा, अगर ये 30,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे को 31 मार्च को मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट करेगा, 31 मार्च को ये 30,000 मेरे को रिटर्न मिल जाए। अब जब मेरे को 30,000 रिटर्न मिलेगा, मतलब मेरे पास 30,000 ऑलरेडी हाथ में है पेमेंट करने के लिए, बाकी का 1,70,000 का मैं क्या करेगा, जुगाड़ करेगा। ये समझ में आया क्या तुम लोग को? जो मैंने तुम लोग को बोला ये तुमको समझ में आया? 30,000 का जो इन्वेस्टमेंट किया, नहीं समझा? चलो यॉर्कर गया, चलो वापिस से।
देखो 31 मार्च को 2 लाख का रिडम्पशन करने का, मतलब 31 मार्च को मेरे को 2 लाख मेरे हाथ में होना चाहिए। बोलो यस और नो। हेलो, होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करेगा, ये 2 लाख को, ये 2 लाख का 15%, ये 2 लाख का 15%, मतलब 30,000। ये 30,000 मैं 31 मार्च तक के लिए, कभी तक, 31 मार्च तक के लिए डिपॉजिट करता हूं, किधर इन्वेस्ट करता हूं, किधर इन्वेस्ट करता हूं, 31 मार्च। चलो 31 मार्च नहीं पकड़ता हूं मैं, 25 मार्च को, 25 मार्च को मैं किधर इन्वेस्ट करता हूं। तो मुझे बताओ 25 मार्च को मेरे को 30,000 मिल जाएगा, यस और नो। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को कितने पैसे का इंतजाम करने का है, अब मेरे को कितने पैसे का इंतजाम करने का है। हाउ मच अमाउंट आई रिक्वायर टू पे रुपीज 2 लाख रुपीज, 1,70,000 का। तो मुझे बताओ पेमेंट जिस दिन करने का है, पेमेंट जिस दिन करने का है, उस दिन मेरे को पूरा 2 लाख जमा करने का है, पूरा 2 लाख जमा करने का है, 1,70,000 मेरे को रेज करने का है। ओनली 1,70,000, बिकॉज 30,000 ऑलरेडी मेरे पास है, 30,000 ऑलरेडी मेरे पास है। अब लॉजिक क्लियर हुआ क्यों इन्वेस्ट करने का। हेलो, अब लॉजिक क्लियर हुआ तुम लोग को ये काय के लिए इन्वेस्ट करने का। कि जब भी पेमेंट करने का डे होगा ना, उस दिन हमारे हाथ में कैश होना चाहिए, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विडिटी बोलते हैं। चलो ठीक है, अब इसको ना एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो अब एग्जांपल के थ्रू इस तरीके से समझते हैं। अभी 5 साल इधर खत्म हो गया, अब मेरे को रिडम्पशन करने का 3 साल में, 1 2 3। अब रिडम्पशन कितना करने बोला है, अभी रिडम्पशन अगर होगा तो लास्ट डेट को करेगा मैं 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। मैंने जानबूझ के सिंपल एग्जांपल लिया। चलो अब किस मेथड से इन लोग करने वाले हैं, तो 2 लाख फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 2 लाख, नेक्स्ट 3 लाख, नेक्स्ट 5 लाख। तो पहले का 2 लाख, इधर 3 लाख और इधर 5 लाख। अब जरा स्टेटमेंट को वापस पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, नॉट लेस देन 50%। देखो क्या बोला है, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर सम नॉट लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट इट्स डिबेंचर maturing during the year ending 31st March every 31st March of the next year। चलो यहां पे जान लो, अभी यहां पे डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा है कभी 2020 में, 31 मार्च 2020 में। अभी मेरे लिए नेक्स्ट ईयर हो गया 2020, उसके पहले का ईयर क्या, 2019। तो मेरे को 30th अप्रैल 2019 तक, 30th अप्रैल 2019 तक, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल नहीं, 2000 अप्रैल में 30th अप्रैल के पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा कितना परसेंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना परसेंट मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 15%, 15% बराबर है, मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट का, मैच्योरिंग नेक्स्ट ईयर, 2019 का नेक्स्ट ईयर 2020 में कितना मैच्योर हो रहा है, कितना मैच्योर हो रहा है, 2 लाख। चलो 2 लाख, तो 15% ऑफ 2 लाख कितना हो गया, 30,000 हो गया, बराबर है। चलो नेक्स्ट का आंसर आप देते जाएंगे, नेक्स्ट का आंसर आप देंगे। अभी मैं क्या, नेक्स्ट ईयर में 2020 में,
अब मेरे को कुछ भी करके अप्रैल मंथ में मेरे को ना डीआरएफ या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसको डीआरएफ बोलते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन फंड करके। अभी मेरे को 30 अप्रैल 2020 को मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बोलो कितना परसेंट? तो सर 15% अपना रेगुलर है, 15%। अब कितने अमाउंट का 15% आएगा? मैं अभी 2020 में, मेरा नेक्स्ट ईयर 2021 है, कितने अमाउंट का 50% आएगा? 3 लाख और 5 लाख। वेरी गुड, 3 लाख। चलो 3 लाख का 50% कितना हो गया? 15%, 45,000। अब लास्ट वाले में गए, अभी 2021 में है हम लोग। अभी मेरे को 30 अप्रैल 2021 को अब मेरे को इन्वेस्ट करने का है। सर कितना परसेंट? 15%। ये मैंने किया। अब मेरा नेक्स्ट ईयर 2022 में कितना मैच्योर हो रहा है? कितने डिबेंचर का पेमेंट करने का? बोलो 5 लाख का। तो इसका 5 लाख आ गया, कितना हो गया? 75,000। तो देखो बच्चों, इधर पे क्या किया? 30 अप्रैल को डीआरएफ किया, इन्वेस्ट किया। कौन सा? नेक्स्ट ईयर में मैच्योर होने वाले उसका 15%। अब तुमको ये लाइन समझ में आ गई? क्या 30 अप्रैल को करने का नेक्स्ट ईयर में? 30 अप्रैल 2022 में कर रहे, तो 31 मार्च 2021 को जितना रिडीम करने वाले उसका 15% का हमको क्या करने का है? डिपॉजिट करने का या इन्वेस्ट करने का, जिसको डीआरएफ बोलते हैं, DRFI बोलते हैं। ओके, एंड मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके, तो आज का पॉइंट अपना इतना ही था, इतना डिस्कशन करने का था। 2 पॉइंट डिस्कस करके हो गया अपना। इसको घर पे वापस से रिवाइज करो। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, अगर तुमको ये दोनों नहीं समझ, इतना दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आने वाला। बोल देता, टू बी फ्रैंक, कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, चलो बाय बाय। कुछ लोग भगाने के लिए तैयारी में पहले से बैठे थे। चलो बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। कल के लेक्चर में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा अपना। चलो बाय बाय। ओके, मोस्ट वेलकम बेटा, बाय।